परीक्षा शिक्षा के लिए देनी हो या जीवन के लिए, प्रयास हमेशा करते जाइए, क्योंकि प्रयास से ही दोस्तों तुम सफलता की सारी सीढ़ियों को पार कर पाओगे। लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं केवल स्वयं पर विश्वास करो, क्योंकि सभी प्रश्नों का हल तो तुम्हारे भीतर ही है। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, जो नसीब से आगे बढ़ जाए, अपने हाथों की लकीरों को जो बदल के रख दे, वो ही सच्चा इंसान कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबीता प्रधान और आप सभी का स्वागत करती हूं आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी में। आज के हमारे इस शो में हम आपको बड़े ही स्पेशल गेस्ट से मिलवाने वाले हैं। वे है डायरेक्टर कम इंचार्ज, वाइस चांसलर ऑफ NIA यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। और दर्शकों, हम 7th आयुर्वेद डे भी मनाने वाले हैं, जिसका थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं प्रोफेसर संजीव शर्मा जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है धरती धुरारी में। नमस्कार। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा लग रहा है इस त्योहारों के सुहाने मौसम में दर्शकों के साथ जुड़ करके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सभी DD राजस्थान के दर्शकों को नमस्कार। जी सर, और हमारा भी ये सौभाग्य है कि आज आप हमारे इस मंच पर हैं और बहुत सी बातें आपसे आयुर्वेद से रिलेटेड जानने को मिलेगी। संजीव सर, एक मुकाम जब हम पा लेते हैं और कभी शांत वातावरण में बैठ के कभी हमारी लाइफ के बारे में सोचते हैं तो बीते हुए दिन बड़े याद आते हैं, बचपन का सफ़र बड़ा याद आता है। तो सर लाइफ जर्नी की अगर बात करें तो बचपन कहाँ और कैसे बीता? बचपन अगर संक्षेप में कहूँ तो मेरा बचपन बहुत संघर्षशील लेकिन सफल रहा जी। मैं हिमाचल प्रदेश के एक बहुत से छोटे गांव जिसका टिकरी ढूकी नाम से जाना जाता है, जिला कांगड़ा में ये गांव पड़ता है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और वहीं मेरा जन्म हुआ है जी। और मैं कुछ महीने का था तब मेरी माताजी स्वर्ग सिधार गईं और जब मैं 11 वर्ष का हुआ तो मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए और ना तो कोई रियल बहन था ना भाई था जी। तो रिश्तों की दुनिया में थोड़ा अकेला पड़ गया। तो वहीं से एक संघर्ष में यात्रा जो है वो मेरे बचपन की शुरू हुई जी। लेकिन कहते हैं ना कि जिसने जन्म दिया उसने सहारा भी साथ दिया है। तो मेरे एक चाचा जी जो मेरे गांव से दूर रहते थे जी। उन्होंने मुझे सहारा दिया और उनके सहारे, उनके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ता गया और जैसे कैसे अपनी जो पढ़ाई है उसको, जो स्कूल लेवल की पढ़ाई है, अलग अलग स्कूलों में, क्योंकि चाचा जी मुझे साथ ले गए तो अलग अलग स्कूलों में वो पढ़ाई मैंने अपनी पूरी की। उसके बाद मैं आयुर्वेद महाविद्यालय पपरोला जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ मुझे प्रवेश मिल गया मेरिट बेस पर जी। तो वहाँ मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और ग्रेजुएशन के बाद बहुत बड़ा चैलेंज था, BMS मैंने किया कि आगे क्या किया जाए। तो फिर आगे मैंने एक निर्णय लिया कि आगे पोस्ट ग्रेजुएशन की जाए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के बिना कोई भविष्य लगता नहीं था जी। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की और वो PG जो मैंने की वो गुजरात के जामनगर में जो गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने MD की डिग्री की जी। और वहीं से मेरा एक तरह से लाइफ का U-टर्न शुरू हो गया। और जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली तो जीवन में कई तरह के दरवाजे जो हैं खुल गए, एवेन्यूज़ मेरे लिए थे। तो इस तरह से मेरा जो बचपन का जो दौर है वो रहा और इस बीच में बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष जीवन को लेकर के भी था कि जीवन जिंदा रहना है, इसके लिए भी था, पेट भी भरना है और साथ में अपना कैरियर भी बनाना है। तो ये सारा लेकर के बहुत एक संघर्षशील रहा, लेकिन सफलताएं लोगों के आशीर्वाद से मिलती गई और बहुत सारे लोगों का सहारा मुझे मिला इसमें। जी संजीव सर, और अब आप एक बहुत ही अच्छा उदाहरण भी है, जैसे कि मैंने अभी ओपनिंग में कहा था कि जो इंसान अपनी क्षमताओं को जानकर सभी इन परिस्थितियों से आगे बढ़ जाए वही सच्चा इंसान कहलाता है। सर ये लाइन आपके लिए ही डेडिकेट मैं करना चाहूँगी। संजीव सर, मेडिकल लाइन से आप जुड़े हैं, आपने आयुर्वेद की पढ़ाई करी है, तो क्या सर किसने आपको प्रोत्साहित करा? एक क्या हर किसी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है एक प्रोफेशन चुनने के लिए भी, तो कोई मेंटोर आपके रहे हो? जी, जैसे मैंने कहा कि मेरे चाचा जी ने मुझे सहारा दिया। मेरे चाचा जी जो थे वो पेशे से वैद्य थे, आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर थे वो और ग्रेजुएट भी उस समय के थे वो। तो क्योंकि मैं 9वीं क्लास से लेकर 11वीं क्लास तक उनके पास ही जाकर के पढ़ाई की मैंने, तो वो प्रैक्टिस करते थे और वहीं से मुझे एक चिकित्सक बनने की प्रेरणा
अंतर्मन में मेरे रही या मिली मुझे वहाँ से, और उसी प्रेरणा से मैं आगे बढ़ा और उसी प्रेरणा को लेकर के उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए मैं आगे बढ़ने की कोशिश की। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत सर। आयुर्वेद यानी कि आयु का वेद, दीर्घ आयु का विज्ञान, जो कि एक बहुत ही उम्दा चिकित्सा प्रणाली है, जिसे केवल भारत में ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका, ये काफ़ी देशों में इन्हें माना जाता है। तो आयुर्वेद से सर हम क्या समझ सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद एक लोगों में आम एक धारणा है कि आयुर्वेद एक चिकित्सा विज्ञान है। हाँ। निश्चित रूप से चिकित्सा विज्ञान तो है ही है, लेकिन आयुर्वेद मूलतः एक जीवन का विज्ञान है। चिकित्सा तो एक अंग है। जब हम अपने जीवन पे पूरा नज़र दौड़ाते हैं तो सबसे पहले तो हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, बीमार ही ना पड़ें, और तो उसके लिए हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारा जो दिनचर्या, रात्रिचर्या, व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, ये या आध्यात्मिकता कैसी होनी चाहिए, ये सब कुछ आयुर्वेद में वर्णित है। और आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा हम कैसे करें, एक स्वस्थ आदमी कैसे, ताकि भी बीमारी ना हो। हाँ, अगर किसी कारण से, जिसको हम प्रज्ञापराध कहते हैं, प्रज्ञापराध का मतलब कि हम जो गलतियां करते हैं, प्रज्ञा मतलब हमारी बुद्धि, और अपराध मतलब बुद्धि में जानते हुए भी हम कोई अपराध करते हैं और उस कारण से हम बीमार पड़ते हैं, तो प्रज्ञापराध के कारण अगर हम बीमार पड़ते हैं तो उसकी चिकित्सा का प्रावधान भी आयुर्वेद में है। लेकिन जो आम जनता में ये धारणा है कि आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा का विज्ञान है, ऐसा नहीं। आयुर्वेद संपूर्ण जीवन का एक ज्ञान है, और उसी से हम आयुर्वेद को अगर हम अपनाते हैं तो अपने जीवन को बहुत हद तक हम स्वस्थ और सुखी बना सकते हैं। तो ये आयुर्वेद का एक सारांश है कि आयुर्वेद क्या है। जी, बहुत खूबसूरत आपने बात बताई सर। ये हमारी यानी कि रोज़मर्रा की जो जीवन शैली है उससे जुड़ा हुआ है। जी। संजीव सर, आपने एज अ मेडिकल ऑफिसर आपने लेक्चरशिप में भी रहे हैं, आप प्रोफेसर भी रहे हैं, बहुत सी मेडिकल हॉस्पिटल्स में आपने अपनी सेवाएं दी है, तो वो दौर कैसा रहा? देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 91 में मैंने अपनी पीजी कंप्लीट करी थी, और उसके बाद मुझे एज मेडिकल ऑफिसर हिमाचल सरकार में मुझे जो है नौकरी मिली। हाँ। उसमें ज्वाइन किया मैंने, और मेडिकल ऑफिसर के तुरंत बाद मुझे लेक्चरर की पोस्ट पे वहाँ जो आयुर्वेद कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद कॉलेज है, उसमें मुझे जॉब मिल गई। और वहाँ से मैंने अपना जो व्यावसायिक जीवन है, अपना प्रोफेशनल लाइफ, जो मैं इस आयुर्वेद के क्षेत्र में आयुर्वेदिक मेडिकल एजुकेशन एंड पेशेंट केयर में मैंने आगे कंटिन्यू करी। तो मैं डिफरेंट पदों पर, अलग अलग पदों पर रहा हूँ, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर, लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर तक मैं वहाँ पर रहा हूँ। और उस दौर में, क्योंकि वो एक बहुत ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हाँ। और एक अवसर भी था कि मैं अपने आप जो मेरे में क्षमताएं हैं उनको मैं उनका प्रयोग करूं, और लोगों की भलाई के लिए और छात्रों की भलाई के लिए। तो दो मुख्य जो क्षेत्र थे मेरे, एक तो बच्चों की शिक्षा, यानी जो स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको शिक्षित करना, और दूसरा था लोगों की सेवा चिकित्सा के माध्यम से। और एक मैं अपने आप को, हालांकि ये तो कोई नहीं कह सकता कि मैं संपूर्ण हूँ, लेकिन बहुत अच्छा मैं शिक्षक को भी मानता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट जो मेरे विद्यार्थी रहे हैं उनकी जो लीनिएज है मेरी, वो बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि शिक्षण में मेरा एक अच्छा एक अनुभव रहा है, और बच्चों का, छात्रों का बहुत प्यार मुझे मिला है, उन्होंने बहुत सम्मान भी मुझे पूरे जीवन में दिया है। और इसके साथ साथ मैंने जो चिकित्सा का जो व्यवसाय था वहाँ पर कॉलेज में रहते हुए बहुत अच्छी तरह से संभाला, और उसमें मैंने एक अलग रास्ता चुना, दुनिया से हट करके, जो हमारे आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत कम लोगों ने चुना, और वो मैंने चुना आयुर्वेद में ऑर्थोपेडिक्स के ऊपर मैंने काम किया। ऑर्थोपेडिक और ट्रॉमा के ऊपर काम किया, और उस काम जब शुरू किया तो बिल्कुल जीरो से शुरू किया, और जीरो से करते करते जब मैं वहाँ से निकला हूँ तो लगभग 150 रोगी प्रतिदिन मेरी ओपीडी थी, ऑपरेशन थिएटर्स, ऑपरेशंस में लगातार करता था, और बहुत बड़ी एक मेरी पहचान उस क्षेत्र में भगवान की दया से हो गई थी, और उन रोगियों से भी बहुत मुझे प्यार मिला,
और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे रोगियों को मेरे माध्यम से भगवान ने बहुत अच्छी एक उनको विकल्प दिया और बहुत सारे रोगियों को मैं ठीक कर पाया हूँ। और आज भी वो सभी रोगी मेरे संपर्क में हैं और जब भी मैं जाता हूँ, घर में जाता हूँ, तो रोगियों की फिर पुनः मुझे भरमार मिलती है वहाँ जाते ही, और वो मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरा असली दायित्व है जो मुझे एक चिकित्सक के रूप में निभाना चाहिए। और मैं चिकित्सा की सेवा को एक समाज सेवा के रूप में लेता हूँ, क्योंकि तनख्वाह तो या सैलरी तो हमें सरकार देती है। तो एब्सोल्युटली मैंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया अपने पेशेंट्स के लिए और अपने स्टूडेंट्स के लिए। ये मेरा एक ब्रीफ में जो वहाँ की यात्रा रही है, और उस यात्रा में निश्चित रूप से बहुत बड़े अनुभव हुए हैं, बहुत नए नए चिकित्सा के आयाम मैंने कोशिश की है वहाँ स्थापित करने की। जो ऑर्थोपेडिक्स की जो ब्रांच मैंने शुरू करी थी वो आज भी वहाँ पर उस महाविद्यालय में अलग से चलती है और बहुत अच्छे रूप से चलती है वो। बहुत ही अच्छा लग रहा है सर ये सब जानकर। हम सभी के लिए तो डॉक्टर भगवान के रूप में होते हैं, क्योंकि वो हमारी पीड़ाओं को दूर करते हैं, हमारा जीवन बचाते हैं। तो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि आपका सम्मान उन रोगियों के लिए कितना ज़्यादा होता होगा। सर, क्योंकि हम 7th आयुर्वेद डे मना रहे हैं जिसका थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, इसका महत्व क्या है? देखिए, आयुर्वेद दिवस का पहले तो ये समझते हैं कि आयुर्वेद दिवस के मनाने का महत्व क्या है। आयुर्वेद एक भारतीय विज्ञान है, भारतीय देन है पूरे विश्व को और मानवता को, और इसका अधिक से अधिक संदेश जनता तक पहुँचे, अधिक से अधिक इसके बारे में लोग जाने, तो उसी को लेकर के आयुर्वेद दिवस को मनाने की परंपरा जो है वर्तमान सरकार ने, हमारे वर्तमान यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने 2016 से ये आयुर्वेद दिवस जो मनाने की परंपरा शुरू की है। और प्रधानमंत्री महोदय का ये एक सपना है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, उसी तरह से ये आयुर्वेद दिवस जो है पूरे विश्व में, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में मनाया जाए, ऐसी उनकी कल्पना है। वो कल्पना साकार होती भी दिख रही है। और जब से आयुर्वेद दिवस हमने मनाना शुरू किया है भारत में या भारत से बाहर, तो आज हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के प्रत्येक राज्य में और भारत के बाहर बहुत सारे देश, 100 से अधिक देशों में आयुर्वेद दिवस को मनाया जाता है। तो वो इस माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया है कि जनता तक आयुर्वेद का संदेश पहुंचे। दूसरा, अभी इस वर्ष का जो भारत सरकार ने थीम दिया है आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए, वो है हर दिन हर घर आयुर्वेद। देखिए, हम जब घर में हैं तो घर में हम नित्य प्रति आयुर्वेद का किसी न किसी तरीके से प्रयोग करते हैं। हमारा जो किचन है वो सबसे बड़ा आयुर्वेद का औषधालय है। उसमें हम जितने मसाले प्रयोग करते हैं, जितना खाना हम बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं सीधे या अप्रोक्ष रूप से आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम आयुर्वेद के सिद्धांतों को वहाँ अप्लाई करते हैं, तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ रहना और स्वास्थ्य रक्षणम, और किसी के हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जाए, तो वो हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं। और ये नितांत आवश्यक है आज के दिन में कि हम आयुर्वेद के सिद्धांतों को प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक घर में वो सिद्धांत आए, तो निश्चित रूप से हम अपना जो समाज है, प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व को हम स्वस्थ बना सकते हैं। ये शक्ति आयुर्वेद के अंदर निहित है, लेकिन उसमें आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन हमें करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें अपने घर तक और किचन तक जाना पड़ेगा, और हमें किस तरह के आहार विहार कैसा होना चाहिए, हमारा जो रात्रिचर्या या दिनचर्या है वो किस तरह से होनी चाहिए, ये सब कुछ वर्णित है आयुर्वेद में। उसका पालन अगर हम करते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसीलिए ये जो थीम इस बार दिया गया है वो हर दिन हर घर आयुर्वेद, तो इसी को लेकर के भारत सरकार और हम लोग प्रयासरत हैं कि लोगों तक हम पहुँचें, लोगों तक आयुर्वेद का संदेश पहुँचाएं। और ये आपने भी महसूस किया होगा, सभी लोगों ने महसूस किया है कि आज के इस युग में या ये जो वर्तमान समय चल रहा है, आयुर्वेद की जो अवेयरनेस है लोगों में, जागरूकता जो आयुर्वेद के प्रति है, बहुत अधिक लोगों में बढ़ी है, और वो एक बहुत अच्छी बात भी है हमारे लिए।
जी बिल्कुल। और संजीव सर, 7 फरवरी 1976 को एनआईए का स्थापना की गई थी जी। तो आम जन को एनआईए से सर कितना बेनिफिट पहुंचा है? आप काफ़ी समय से एनआईए से जुड़े हुए हैं। जी जी जी, देखिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की जो स्थापना जैसे आपने कहा, हाँ। 7 फरवरी 1976 हाँ। को हुई थी। तत्कालीन जो इस राजस्थान के राज्य का जो आयुर्वेद महाविद्यालय था, सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय, उसको भारत सरकार ने ओवरटेक करके हाँ। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की और तब से लेकर के ये संस्थान लगातार प्रगति के पथ पर है और लोगों में, आम लोगों में ये अपनी पहचान लगातार बना रहा है और अपनी जो उन्नति है उसको लगातार कर रहा है। मैं पिछले लगभग 6 से अधिक वर्षों का समय मुझे यहाँ पर हो गया और मैंने ये महसूस किया है कि जो क्षमता और जो योगदान इस राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का इस यहाँ की जनता के लिए है, चाहे जयपुर की हो, राजस्थान की हो या साथ में लगे हुए जो प्रदेश हैं हमारे, उनके लिए हो, बहुत इसकी जो प्रसिद्धि है हमारे संस्थान की बहुत अधिक बढ़ी है और अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये संस्थान अपनी पहचान बना रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय छात्र भी यहाँ अलग अलग तरह की शिक्षाओं के लिए यहाँ हमारे पास आते हैं। इस वक्त अगर मैं आपको और मैं दर्शकों के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में लगभग 14 देशों के और भारत को जोड़ दिया जाए तो 15 देशों के विद्यार्थी जो हैं यहाँ पढ़ रहे हैं और लगभग 60 से ऊपर अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी जो हैं यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आयुर्वेद की चाहे यूजी की हो, पीजी की हो, पीएचडी हो, उसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वो एक तरह से हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और उसमें हमें बहुत अच्छा लगता है कि सिर्फ पड़ोसी देशों के ही नहीं, जहाँ आयुर्वेद पहले से ही स्थापित है, जैसे श्रीलंका है, नेपाल है, यहाँ तो पहले से ही ये स्थापित है आयुर्वेद, लेकिन इसके अतिरिक्त जैसे थाईलैंड है, मलेशिया है, रशिया है, ताइवान है या अफ्रीकन कंट्रीज़ के हैं, घाना है, फिर ये और मीन्स बहुत सारे इसके अफ़गानिस्तान है। ये बहुत सरप्राइजिंग बात है। देखिए कि हमारे पास अफ़गानिस्तान के बच्चे भी यहाँ पर हमारे पास आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण, लड़कियाँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, जहाँ अफ़गानिस्तान में एक तरफ तो वहाँ उनके देश में लड़कियों की शिक्षा के ऊपर किसी तरह से स्वच्छंदता नहीं है, लेकिन आज यहाँ हमारे संस्थान में वो लड़कियाँ यहाँ आयुर्वेद की शिक्षा बहुत अच्छी तरीके से ग्रहण कर रही हैं। तो इससे हमें लगता है कि हमारी जो संस्थान है उसकी एक वैश्विक उपस्थिति भी है और लगभग भारतवर्ष के सारे प्रदेशों से यहाँ छात्र किसी न किसी कोर्स में, प्रोग्राम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो अंडमान निकोबार हो या दूसरे प्रदेश हो, सभी प्रदेशों से यहाँ पर हैं। तो एक तरह से जो हमारा नेशनल और इंटरनेशनल एक जो आईना है, दर्पण है, वो हमारा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है। तो निश्चित रूप से ये लगातार अपने प्रगति के पथ पर है और बहुत सारे हमने नए आयाम भी यहाँ इस संस्थान में शुरू किए हैं। बहुत सारे नए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, बहुत सारे पेशेंट्स की, रोगियों के लिए फैसिलिटीज़ हमने अपने संस्थान में शुरू की हैं और आगे भी प्रयासरत हैं कि कभी कोई संपूर्ण नहीं हो सकता है। हम आगे भी प्रयासरत हैं कि अधिक से अधिक हम इसमें सुविधाएं क्रिएट करें और लोग और छात्र उसका फ़ायदा उठाएं। जी संजीव जी, ये हमारे लिए बड़ी ही गर्व की बात है कि हमारे इन्हीं तरीके के जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि बाहर से स्टूडेंट्स आकर हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये हमें बहुत गर्व महसूस होता है। जी। और हमारे भारत देश की तो सर ये खासियत है कि ये हमारी संस्कृति, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारी धरोहर, इन सभी के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी दर्शकों, हम बहुत सी खुशियाँ मना रहे हैं क्योंकि खुशियों का त्यौहार है दीपावली। दीपावली के दिन हम सभी हमारे घरों में ढेरों सारे दीपक जलाते हैं, रंगोली मनाते हैं। ये त्यौहार भगवान राम को याद करते हुए मनाया जाता है, जो कि 14 वर्ष के वनवास के बाद में अयोध्या लौटे थे। और ये ढेरों सारी खुशियों का त्यौहार है। हम बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं। दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपना ध्यान रखें और बहुत बहुत ध्यान रखें, इको फ्रेंडली आप रहने की कोशिश करें। तो संजीव सर, दीपावली का भी कहीं ना कहीं महत्व आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, तो वो हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। जी, एक तो सबसे पहले मेरी भी सभी दर्शकों को और बबीता जी आपको भी और दूरदर्शन के संपूर्ण परिवार को दीपावली की और धन त्रयोदश की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सभी लोग हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और व्यस्त रहें, ऐसी मैं कामना करता हूं। आपने
दीपावली के त्यौहार की बात की तो ये एक आजकल जो ये सीज़न चल रहा है, ये एक त्योहारों का उत्सव का सीज़न चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। भारतवर्ष एक बहुत सुंदर देश है और अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग लोग अलग अलग भाषाओं में अलग अलग विधियों से त्योहारों को मनाते हैं। और कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो जिनकी राष्ट्रीय पहचान भी है, जैसे दीपावली या होली, उनमें से कुछ हैं। तो दीपावली की अगर हम बात करें तो ये लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत हर्षोल्लास से बच्चों से लेकर के तो बुजुर्गों तक इसको मनाया जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस त्यौहार को हम परिवार के अंदर मनाते हैं। कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जिनको हम सामूहिक रूप से मनाते हैं, इस त्यौहार को हम सामूहिक और सामाजिकता के साथ साथ परिवार के अंदर मनाते हैं। और ये जैसा आपने कहा कि भगवान रामचंद्र जी की अयोध्या वापसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ त्योहारों को जोड़ा जाता है। लक्ष्मी पूजन इसमें किया जाता है ताकि हम समर्थवान रहें, आर्थिक रूप से हम सही रहें। इसी त्यौहार को हम हार्वेस्टिंग सीजन के साथ भी कुछ प्रदेशों में जोड़ते हैं कि अभी फसल जो बोई थी उसको काटने का या उसको वसूलने का टाइम आ गया है, उसके साथ भी हम जोड़ के देखते हैं। इसको व्यापार के साथ भी हम जोड़ के देखते हैं। यानी इसके बहुत सारे मल्टी एंगल्स हैं। लेकिन बबीता जी और मैं दर्शकों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा जो भी त्यौहार है, चाहे वो राष्ट्रीय त्यौहार है या फिर जो हमारे क्षेत्रीय त्यौहार हैं या प्रादेशिक त्यौहार हैं, वो कोई ना कोई उनका एक बहुत महत्व रहता है, बहुत महत्व रहता है। और वो महत्व हमारे स्वास्थ्य को लेकर भी रहता है, चाहे वो हमारा भौतिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, या हमारे जो स्पिरिचुअल सोशियो स्पिरिचुअल हेल्थ हो, उनको लेकर के रहता है। तो दीपावली का भी इस तरह से एक बहुत बड़ा महत्व हमारे इसके लिए स्वास्थ्य के लिए है। लेकिन जिस तरह से हम दिवाली मनाते हैं, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। पटाखों के ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं, बच्चों को पटाखे बहुत अच्छे लगते हैं और उनके ऊपर कई तरह के माननीय न्यायालय से भी बहुत सारे ऐसे आदेश पारित हुए हैं या सरकारों ने भी कुछ हद तक गाइडलाइन जारी की हैं। मेरा ये मानना है कि त्यौहार मनाने चाहिए और बच्चों के लिए बहुत बड़े अवसर होते हैं। लेकिन ये सही है कि जो पटाखे जब हम चलाते हैं, एक तो पटाखे चलाने अगर हम कम कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, इको फ्रेंडली आजकल पटाखे आ रहे हैं जो वातावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे पटाखों का प्रयोग करें और कम आवाज़ वाले या इस तरह के पटाखे जो दूसरों को ज़्यादा तकलीफ़ ना दें, क्योंकि जब हम पटाखे चलाते हैं तो पशु पक्षी इन सब पे प्रभाव पड़ता है, वातावरण पे भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन बच्चों की खुशियाँ भी बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो दोनों चीज़ों का सामंजस्य बना करके चलाएं और वो संभव है, बच्चे खुशी से पटाखे चलाएं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इको फ्रेंडली, कम आवाज़ वाले, अड़ोस पड़ोस का भी ध्यान रखें। और पटाखों से दूसरा ये सावधानी लें कि पटाखों से, जैसे हमने चिकित्सालयों में अपना अनुभव है कि दिवाली के रात को या उससे बाद बहुत सारे बर्न्स के केसेस, पटाखों से जल या एक्सीडेंटल बर्न्स हो जाते हैं लोगों को। तो उससे भी बचना है कि ऐसा कोई रिस्क ना लें जिससे हमें खुद को या किसी हमारे साथी को या मेरे किसी परिवार के सदस्य को कोई हानि पहुंचे। ऐसा हम ना करें, बिल्कुल सावधानी पूर्वक उनका प्रयोग हम करें, ये ऐसा हमारा रहना चाहिए। और साथ में हम पटाखों के साथ साथ और भी बहुत सारी इसको मनाने के तरीके हैं जिनका हम बहुत भली भांति परिवार में प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत खुशियाँ, दीपक जला करके, मोमबत्तियाँ जला करके और बहुत सारी साज सज्जा करके अपनी जो शक्ति है, आर्थिक शक्ति, उसके अनुसार हम बहुत सारा आनंद दिवाली में उठा सकते हैं और अपने जो फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशियो स्पिरिचुअल हेल्थ जो है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। जी बिल्कुल संजीव जी। और दर्शकों, आप सभी जानते हैं जैसे कि दीपावली का त्यौहार आने वाला होता है तो हम बहुत सी तैयारियां करने लग जाते हैं, कपड़े खरीदने लग जाते हैं, बहुत से नए नए शौक हम हमारे पूरे करते हैं। धनतेरस है, छोटी दीपावली है, दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज, तो ये जो त्यौहार है ढेरों सारी खुशियाँ हमारे जीवन में लेकर आते हैं। संजीव सर, अभी आपने कुछ मेंटल स्ट्रेस से दूर रहने की बात करी, तो एक बड़ा प्यारा सवाल मेरे दिमाग में आया है, वो ज़रूर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं और अभी आधुनिकता के इस दौर में हम देख रहे हैं कि वर्कलोड प्रेशर लोगों पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी स्ट्रेसफुल लाइफ लेने लग गए हैं, उन्हें पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस या किसी भी तरीके का। तो एक हम स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जी सकते हैं?
देखिए ये बिल्कुल सही है कि, और बहुत अच्छा प्रश्न भी है। जी सर। और ये सबकी समस्या है, स्ट्रेस। आज तनाव एक आम बात हो गई, और कई बार तो किसी को अगर तनाव नहीं है तो उस चीज़ का तनाव हो जाता है कि आज मुझे तनाव क्यों नहीं है। यानी स्ट्रेस में रहने की हमें इतनी आदत हो गई है कि जब मैं फ्री अपने आप को महसूस करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, शायद कोई मेरा काम छूट गया जो मुझे ध्यान नहीं है, उस चीज़ का स्ट्रेस है। लाइफ में स्ट्रेस होता है, होना भी चाहिए। स्ट्रेस दो तरह का होता है। हाँ। एक पॉजिटिव स्ट्रेस है, एक नेगेटिव स्ट्रेस है। पॉजिटिव स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जिसके बिना दुनियादारी नहीं चल सकती है। जी। मुझे कल ड्यूटी पे जाना है, टाइम पे पहुंचना है, ये एक पॉजिटिव स्ट्रेस है। मुझे कहीं यात्रा करनी है, टाइम से बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस है। या पॉजिटिविटी के लिए मुझे एग्ज़ाम पास करना है, तो पॉजिटिविटी के लिए मुझे वो स्ट्रेस है, वो दैट इज़ कॉल्ड एज ईयू स्ट्रेस। ईयू स्ट्रेस, ईयू स्ट्रेस, यस। तो उसको तो वो ज़रूरी भी है। और एक है नेगेटिव स्ट्रेस जिसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं। डिस्ट्रेस कहते हैं यानी वो एक ऐसा तनाव है, वो नुकसानदायक है। जी। पॉजिटिव स्ट्रेस हमें हमारे प्रोग्रेस के लिए, सोशल प्रोग्रेस के लिए, इंडिविजुअल या पर्सनल प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है। लेकिन जो नेगेटिव स्ट्रेस है वो हमारे लिए बहुत घातक है। जैसे बच्चों में पढ़ाई ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, लेकिन वो पढ़ाई एक पॉजिटिव स्ट्रेस के साथ होनी चाहिए, ना कि नेगेटिव। तुझे डॉक्टर ही बनना है या मैंने तुझे डॉक्टर ही बनाना है, मैंने तुझे इंजीनियर बनाना है। हर बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन सकता है। उस चीज़ का बच्चे के ऊपर प्रेशर, या तुझे टॉपर रहना है, तुझे 99% या 100% लाने हैं, तेरे 98.5 क्यों आ गए, ये एक बच्चे के ऊपर स्ट्रेस देने की बात है। और जब इस तरह से स्ट्रेस बच्चे को दिया जाता है तो वो निश्चित रूप से दैट इज़ नेगेटिव स्ट्रेस। बच्चे की एक कैपेसिटी है, उसके अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं। हो सकता है वो पढ़ाई में मार्क्स इतने नहीं ला पा रहा हो, लेकिन उसका कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग एरिया, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं उनको हम ट्राई टू फाइंड आउट, और उससे उतनी ही एक्सपेक्टेशन करें हम जितनी उसकी शक्ति है। शक्ति से ज़्यादा अगर हम उसको स्ट्रेस देंगे तो दिक्कत में आ जाएगा बच्चा। और डिप्रेशन या एंग्जाइटी, बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स आजकल, ये जो हमारा भारतवर्ष है और ये जो अभी डिकेड आ रहा है, ये मेंटल डिसऑर्डर्स का डिकेड आ रहा है। और दुनिया बहुत सतर्क है कि ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं इनको कैसे टैकल किया जाए, और इसका कारण, सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस को जो है वो मिनिमाइज़ करें हम अपनी लाइफ में। देखिए, काम तो करने हैं, अगर जीवन यात्रा चलानी है तो रोज़ी रोटी भी चलानी है, तो उसके लिए कोई काम करना पड़ेगा। काम में एक हद तक स्ट्रेस भी होता है, वो होना चाहिए। लेकिन उससे आगे जब हम क्रॉस कर जाते हैं, उस सीमा को जब क्रॉस कर जाते हैं, तो वो पैथोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाता है, और जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होता है। तो स्ट्रेस ना लें, ऐसा प्रयास करना चाहिए, तनाव नहीं लेना चाहिए। अब ये एक बहुत आसान है शाब्दिक रूप से मेरे लिए भी कहना, और किसी को सुनना भी बहुत आसान लगता है कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। लेकिन स्ट्रेस को मिटिगेट कैसे करें, उसको निकालें कैसे जीवन से, ये एक हमारे टेक्निक आनी चाहिए, जिसके लिए अलग अलग सेशंस, अलग अलग लोगों को उनको काउंसलिंग, मोटिवेशन, इंस्पिरेशंस के अगर उनके सेशंस हों तो हम स्ट्रेस से बच सकते हैं। और दूसरा है स्ट्रेस हैंडलिंग। अगर स्ट्रेस आ ही गया है तो उसको हैंडल कैसे करना है। बहुत सारे लोग स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, और जब स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस आती रहती हैं, चाहे वो भी पर्सनल लाइफ हो, या रिलेशन मेंटेनेंसेस हो, सोशल लाइफ हो, या ऑफिशियल लाइफ हो, या प्रोफेशनल लाइफ हो। उस पूरे में वो स्ट्रेस जो है कहीं ना कहीं उसके इम्पैक्ट डालता है, और एक पर्सनैलिटी डिफेक्ट हमारे अंदर जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेस के साथ साथ स्ट्रेस हैंडलिंग भी हमें आनी चाहिए। और वो स्ट्रेस पारिवारिक हो सकता है, ऑफिस का हो सकता है, जॉब का हो सकता है, प्रोफेशन का हो सकता है, समाज का हो सकता है। उनको स्ट्रेसेस को कैसे हैंडल करना है, ये भी हमें आना चाहिए। स्ट्रेस हैंडलिंग टेक्निक्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्ट्रेस पैदा ही ना हो या कम से कम हो, ऐसी कोशिश हमें करनी चाहिए। जी बिल्कुल संजीव जी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इस चीज़ को समझाया। तो दर्शकों, आप सभी के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसे मेथड्स, ऐसी टेक्निक्स अपनाएं, अपने आप को इतना व्यस्त करें कि कभी आपको लगे ही नहीं कि मुझे इस चीज़ की चिंता हो रही है, और हो भी रही है तो ये सोचिए अगर ऐसा होगा तो होगा क्या, हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। दर्शकों, स्ट्रेस लेने से तो आप सभी चिंता मुक्त रहिए एकदम। संजीव सर, अगर बेसिक डेली रूटीन की मैं बात करूँ तो कभी
कभी अगर हमें हेडेक होता है या फीवर होता है तो हम सबसे पहले किसी एंटीबायोटिक पर जाते हैं कि ठीक है, इस फीवर हो रहा है तो हमने ये ले लिया, वो ले लिया। तो इतना ज़्यादा मात्रा में बिना डॉक्टर की सलाह लिए इन दवाइयों का प्रयोग करना कितना ज़्यादा हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है? देखिए, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई लेना ये नुकसानदायक है, ये होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज हर घर में आपको क्रोसिन, पैरासीटामोल या कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ आई ड्रॉप्स, ये हर घर में मिल जाएंगे, जिनका हम बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं और नुकसानदायक हैं। देखिए, एंटीबायोटिक की जैसे आपने बात करी, एंटीबायोटिक बहुत अच्छी औषधियाँ हैं। हाँ। और एक ज़माने में जब एंटीबायोटिक नए नए बने थे तो ऐसा लगा था कि अब हमने चिकित्सा जगत में बहुत बड़ी एक उपलब्धि हासिल कर ली, और थी भी, वो है भी है। और एंटीबायोटिक का जुडिशियस यूज़ कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, किसको करना है, किसको नहीं करना है, कौन से एंटीबायोटिक का प्रयोग करना है, ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है और ये बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं हो सकता है। हर एक आदमी जो है वो एंटीबायोटिक यूज़ करने शुरू कर देगा, या जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, तो उससे बहुत सारे नुकसान, और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है। यानी जिस बैक्टीरिया के लिए हमने वो एंटीबायोटिक यूज़ किया वो रजिस्ट कर जाता है उसको, वो उससे अफेक्टेड नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, और एक स्टेज ऐसी हाइपोथेटिकल एक ऐसी स्टेज आ सकती है कुछ सालों बाद कि हम प्री एंटीबायोटिक ईरा में चले जाएं। यानी जो स्थिति हमारी एंटीबायोटिक अभी जनरेट नहीं होती उस समय थी, उस ईरा में ना कहीं चले जाए। एक बहुत बड़ा डर मेडिकल वर्ल्ड में व्याप्त है। तो इसलिए एंटीबायोटिक का प्रयोग आम जनता बिना चिकित्सक की सलाह से ना करे, और चिकित्सक भी एंटीबायोटिक का प्रयोग जो है वो बहुत संभल कर करें। ऐसी मेरी सभी से, चिकित्सकों से भी और जनता से भी अपील है कि एंटीबायोटिक का प्रयोग हम बहुत जुडिशियसली करें, अदरवाइज़ इनसे फ़ायदे की बजाय बहुत नुकसान हो सकते हैं। हर जगह हर बीमारी में एंटीबायोटिक ही काम नहीं करते हैं, और बिना प्रॉपर डोज के, बिना प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के और बिना प्रॉपर ड्यूरेशन के हमें कभी एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संजीव सर, एक बहुत ही ख़ास बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हम सभी जानना चाहेंगे। जब हमारे सहयोगी, हमारी बेटर हाफ जब हमें समझे, बहुत अच्छा लगता है। हमारे प्रोफेशन को समझे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपकी जो बेटर हाफ है वो आपके साथ आपके प्रोफेशन में ही है, तो सर कैसे तालमेल बिठा पाते हैं? देखिए, बहुत अच्छा तालमेल हमारा रहता है कि हम दोनों एक दूसरे के प्रोफेशन को समझते हैं। एक ही जगह पर हम पोस्टेड हैं, एक ही प्रोफेशन हमारा है, इसलिए ये तो बहुत नेचुरल है कि एक दूसरे के प्रोफेशन को हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, उसकी जिम्मेवारियों को भी समझते हैं। तो एक बहुत अच्छा तालमेल रहता है, और वो तालमेल जॉब यानी ऑफिस में भी और घर में भी वो तालमेल जो है वो काम करता है, और मिलजुल करके यात्रा चलती है। ये बहुत एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे की समस्याएं क्या हैं उनको भी अंडरस्टैंड करते हैं। और मेरी जो वाइफ हैं, मेरी श्रीमती हैं, उनका बहुत सहयोग मेरे प्रोग्रेस में रहा है, क्योंकि मैं इस पद तक अगर पहुंचा हूं तो उनका कहीं ना कहीं बहुत सहयोग मेरे जीवन में रहा है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर ये सब जानकर। एक कोई मैसेज हो जाए सर जो हमारे यूथ के लिए आप देना चाहें। जी, ये बहुत आवश्यक है कि आज का यूथ एक बहुत प्रोग्रेसिव है, और भारत में बहुत जवान भी हैं, पूरे विश्व में बहुत सारे यूथ हैं। सबसे बड़ी समस्या जो यूथ के साथ आज है, अगर हम जॉब की समस्या को ना डिस्कस करें, जो हमारे खान पान की और रहन सहन की जो समस्या हमारे यूथ्स को आ रही है, मैं उसके लिए संदेश देना चाहूँगा कि अब जो यूथ जनरेशन, यंग जनरेशन हमारी है, वो लोग अपने खान पान पे और रहन सहन पे बहुत ध्यान दें। क्योंकि खान पान आज हम फास्ट फूड की तरफ और पैक्ड फूड की तरफ, ऑनलाइन फूड की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं, और ये डाटा डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। रात को लेट नाइट सोना, लेट नाइट खाना खाना और सुबह लेट उठना, ये सारा हमारे हेल्थ के लिए बहुत बुरा प्रभाव डालता है। जिस तरह का खाना हम बाहर से खाते हैं या मंगवा करके खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल कतई भी ठीक नहीं है। क्योंकि हमारा, अगर एक छोटी सी बात कहूँ मैं, कि हमारा जो लीवर है, जिसको पावर हाउस ऑफ द बॉडी कहा जाता है, जो सारा जो हमारा सिस्टम है लीवर के बिना नहीं चलता है। तो लीवर जो है वो दिन भर जो हम गलत खाने पीने से या खाने पीने से उसको जो डैमेज होता है वो रात को रिपेयर होता है, और उसका रात की जो रिपेयर है वो इस डायरनल साइकिल यानी सन के साइकिल से रिलेटेड है। अगर मैं टाइम से नहीं सोऊंगा और टाइम से नहीं उठूंगा, वो जो डार्क स्पेल है नेचर ने हमें दिया हुआ है, उसी में उसने जनरेट होना है, रीजनरेट होना है।
अगर मैं लेट उठता हूँ तो मैं अपने लिवर को रीजनरेट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं लेट सोता हूँ तो मैं अपने लिवर को रीजनरेट होने के लिए टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। अगर मैं लेट खाना खाता हूँ तो अपने लिवर को मैं डैमेज कर रहा हूँ। और लिवर डैमेज है तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डिक हार्ट प्रॉब्लम्स, कैंसर्स, ये सारे वहाँ से चलते हैं। इसी लिवर का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और लिवर के परफेक्ट होने के लिए हमारा खान पान और रहन सहन, खास करके नींद का प्रॉपर प्रयोग, ये बहुत ज़रूरी है। आज नींद हमारी बहुत डिस्टर्ब्ड है। डिस्टर्ब्ड इन द सेंस कि हमें ये नहीं पता है कि कब सोना चाहिए और कब उठना चाहिए। हमारे बुज़ुर्गों ने या हमारे शास्त्रों में जो लिखा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तो वो बहुत एक साइंटिफिक बेसिस है उसका, जिसको आज की मॉडर्न साइंस भी मानती है कि सुबह जल्दी उठना और शाम को जल्दी सोना और जल्दी खाना खाना, ये बहुत जुड़े हैं। लेकिन हम इनसे बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो मेरा युवाओं को ये संदेश है कि अपने रहन सहन और खान पान पे बहुत ध्यान दें। तो अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने पूरे विश्व को हम स्वस्थ रख सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सी इम्पॉर्टेंट बातें हमें हमारी हेल्थ रिलेटेड जानने को मिली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए। धन्यवाद, धन्यवाद बबीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।